हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 22। ये हमारी सीरीज का सेट नंबर 22 है। इस सेट में भी मैं आपसे 25 प्रश्न पूछूंगा। आपके सामने स्क्रीन पर 25 प्रश्न आएंगे बारी बारी से। हर प्रश्न को पहले आप खुद से बनाइए और चेक कीजिए कि आपने कितने प्रश्न खुद से बनाए हैं, और आखिर में जाकर के कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि 25 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अब बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम ये किसका वैज्ञानिक नाम है, ये ध्यान में रखिएगा। ये है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ह्यूमन का होता है होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई का होता है यानी कि मक्खी, मस्का डोमेस्टिका। और आम का होता है मेंजीफेरा इंडिका। विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए, विद्युत धारा हो जाएगी। आई बराबर होता है V बटे में R। हमसे कहा गया है कि ये जो V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको कांस्टेंट रखना है, इसको कांस्टेंट रखना है और इस रेजिस्टेंस को डबल कर देना है। तो यहां से देखो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। अगर हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो ये जो विद्युत धारा है पहले से आधी हो जाएगी, तो B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे ना कि हम विद्युत धारा बढ़ा दें तो प्रतिरोध में चेंज आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रतिरोध है ये V बटे में I होता है। अगर आप विद्युत धारा बढ़ाओगे तो ये जो विभवांतर है ये भी बढ़ जाएगा, और अगर आप विभवांतर बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा। मतलब आप करंट में चेंज करोगे तो उसके हिसाब से ये भी अपने आप को ऐसे बदलेगा कि ये जो रेशियो है V बटे में I ये कांस्टेंट रहेगा। इसी को तो हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो विद्युत धारा बदलने से प्रतिरोध के मान में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्रतिरोध चेंज करोगे तो विद्युत धारा के मान में चेंज आ जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट है हमारे पास। इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है कि कितना होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का परसेंटेज बताने के लिए आपको पहले इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। नीचे में हम टोटल मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, ऊपर में केवल नाइट्रोजन का लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अमोनियम नाइट्रेट का हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, NH4NO3 है। नाइट्रोजन जो है यहाँ पर संख्या में 2 है। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो ये 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर संख्या में 4 है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर संख्या में 3 है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। टोटल हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये 8 4 12, 12 और 8 20, 2 4 6 और 8, टोटल है 80। तो टोटल जाएगा नीचे, उसमें नाइट्रोजन का है 28। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 35% हमारा आंसर आएगा। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज है 35%। अगर ऑक्सीजन का पूछता तो हम ऊपर में ऑक्सीजन का टोटल मास लिखते हैं और नीचे में पूरे मॉलिक्यूल का मास लिखते हैं। R.H. विट्टिकर ने 5 जगत वर्गीकरण कब दिया? जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये R.H. विट्टिकर ने दिया था, और कब दिया था यही बताना है। तो 5 जगत वर्गीकरण में है किंगडम मोनेडा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। ये दिया था रॉबर्ट हार्डिंग विट्टिकर ने, यानी कि R.H. विट्टिकर ने। कब दिया था यही बताना है। क्या होगा इसका आंसर? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। 1808 में डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। 1969 में R.H. विट्टिकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। 1901 में विल्हेम रोंटगन को नोबेल प्राइज मिला था एक्सरे की खोज के लिए। तो ये सारे जो ईयर्स है, वर्ष है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एक बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट 100 वाट अंकित किया गया है। जब इसे 110 वोल्ट पर संचालित किया जाता है तो खपत की गई बिजली होगी। यहाँ पर पावर बताना है कि पावर ये बल्ब कितना कंज्यूम करेगा। तो पावर बताने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, P = V² बटे में R। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। देखो यहाँ पर हमें V पता है कि 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया है, हमें बल्ब का प्रतिरोध नहीं पता है। तो सबसे पहले हम बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे इसका इस्तेमाल करके। यहाँ से बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, पावर = V² बटे में R। तो यहाँ से जो R है ये हो जाएगा हमारा V² बटे में P। अब V का जो मान है यहाँ पर 220 वोल्ट है, तो 220 गुने में 220 बटे में 100। ये 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 22 गुने में 22 ये ओम आ गया। अब हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर पावर निकालने के लिए। यहाँ पर हम V लेंगे ये वाला जिसके साथ कनेक्ट किया गया है इस बल्ब को। 110 गुने में 110 बटे में 22 गुने में 22। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 11 गुने में 11 और गुने में 100 बटे में 22 गुने में 22। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 2 टाइम्स में कैंसिल आउट, तो ये 100 बटे में 4 हो गया हमारा। तो ये 25 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। नॉस्टॉक और एनाबिना के बारे में बताना है कि कौन असत्य कथन है। इन 4 में से कौन असत्य कथन है नॉस्टॉक और एनाबिना के बारे में? पहले आप खुद से बनाइए। नॉस्टॉक और एनाबिना ये पादप जगत के शैवाल है, क्या ये सही है? नॉस्टॉक और एनाबिना ये है
साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों है साइनोबैक्टीरिया, यानी कि है BGA ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसे हम कहाँ रखते हैं? किंगडम मोनेरा में। तो किंगडम मोनेरा के ये जीव है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, हमें गलत चूज करना है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये है फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी प्रकाश सपोषी, प्रकाश की मदद से अपना भोजन खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। नॉस्टॉक और एनाबीना जो है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होते हैं उसको स्थिर भी करते हैं। हर बैक्टीरिया नहीं करते हैं, हर साइनोबैक्टीरिया नहीं करते हैं, कुछ होते हैं जो करते हैं। तो ये नॉस्टॉक और एनाबीना जो कि साइनोबैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ये पादप जगत के शैवाल है, प्लांट किंगडम के शैवाल है, यानी कि थैलोफाइटा समूह के ये शैवाल है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पादप जगत के शैवाल नहीं है, ये है नील हरित शैवाल जो कि किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? फॉर्मूला जो है हम आयनिक कंपाउंड का कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसको जाकर के जरूर देखो। ये ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। इसी वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो फेरस आयन होता है वो डाईवैलेंट कैटायन होता है, जो फेरिक आयन होता है वो ट्राईवैलेंट कैटायन होता है, और जो हैलोजन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड पूछा है, क्लोरीन आएगा, जो हैलोजन आयन्स होते हैं वो मोनोवैलेंट एनायन होते हैं, यानी जो क्लोरीन है ये मोनोवैलेंट एनायन है। हमसे फेरस क्लोराइड का पूछा है तो हम इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे Fe, यहाँ लिखेंगे क्लोरीन, इसके ऊपर 2 चार्ज है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे नीचे में, इसके ऊपर -1 चार्ज है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे तो हमारा Fe1Cl2 आएगा। 1 हम नहीं लिखते हैं तो FeCl2 हमारा आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे फेरिक क्लोराइड पूछता तो भी हम लिख देते हैं। तो अगर आपने इस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लिए, ये बहुत ही काम का वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। अधिकांश जीवाणु होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो होते हैं प्रकाश सपोषी, मतलब प्रकाश की मदद से खुद से वो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। रसायन सपोषी, रसायन की मदद से खुद से खाना बनाते हैं, यानी कि कीमोसिंथेसिस करते हैं। परपोषी, अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और उत्पादक जो कि सपोषी होते हैं। इनमें से कौन सा सही है? देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इनके पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल इनके पास होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है, वो बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, मतलब सपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं। सपोषी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वो होते हैं जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, तो फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, लाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं एनर्जी के सिंथेसिस के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। तो कीमो ऑटोट्रॉफ ये भी हो सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, कीमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और ये हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। अब इन सब में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं अपने फूड के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो परपोषी होते हैं, तो परपोषी हमारा राइट आंसर होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑर्स्टेड ने की थी। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मैक्सवेल है इन्होंने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया था, यानी कि वैद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। फैराडे के बारे में आप जानते हो, डायनेमो के आविष्कारक हैं ये, या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर के आविष्कारक हैं। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो नियम है ये इन्होंने दिए थे। और फैराडे ने ही बेंजीन की भी खोज की थी, ये भी आप ध्यान में रखो, फैराडे ने ही बेंजीन की खोज की थी। फ्लेमिंग, J.A. फ्लेमिंग, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है जिन्होंने एंटीबायोटिक की खोज की थी, ये है J.A. फ्लेमिंग, जो आप पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर, लेफ्ट हैंड रूल इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए, राइट हैंड रूल जो फोर्स का पता करने के लिए, और इन्होंने वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। वे तत्व जिनके ऑक्साइड फेनोल्फ्थलीन के विलयन को गुलाबी कर सकते हैं वो है, जो फेनोल्फ्थलीन है ये एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करता है। फेनोल्फ्थलीन सोल्यूशन, अगर फेनोल्फ्थलीन सोल्यूशन एसिडिक है तो वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। अगर न्यूट्रल है तो भी कलरलेस ही होता है, और अगर क्षारीय है, बेसिक है, तो ये पिंक होता है। इनमें से कौन सा वो तत्व है जिसका जो ऑक्साइड होगा वो क्षारीय होगा? क्योंकि क्षारीय होगा तभी जाकर के इसका सोल्यूशन पिंक होगा, गुलाबी होगा। तो आप जानते हो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो यहाँ कार्बन अधातु है, सल्फर अधातु है,
ये जो फास्फोरस है ये भी अधातु है। सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, ये दोनों ही धातु है, तो इनके ऑक्साइड्स जो होंगे वो क्षारीय होंगे और पीएच सोल्यूशन का कलर जो है पिंक कर देगा। तो ये हमारा आंसर होगा। निम्न में से कौन पादपों में एक अनिवार्य वृष्टि पोषक तत्व नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो प्लांट में एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। देखिए, पादपों को चाहिए होता है, हर प्लांट को चाहिए होता है टोटल 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अनिवार्य पोषक तत्व चाहिए होता है टोटल 17। ये जो 17 है ये अनिवार्य है, हर प्लांट को चाहिए, चाहे वो छोटे पादप हो बड़े पादप हो। इनमें से जो 9 है वो है मैक्रो यानी कि व्यष्टि और 8 है सूक्ष्म। तो ये सारे क्या है कि नाम आपको याद रखने होंगे कि इनमें से कौन जो है मैक्रो है, कौन जो है माइक्रो है, ये सारे आपको ध्यान में रखने होंगे। तो ये 17 तो वो है जिन जो हर प्लांट को चाहिए, चाहे छोटे पादप हो बड़े पादप हो, हर तरह के पादप को चाहिए, ये एसेंशियल है। इन 17 के अलावा भी कुछ है, जैसे कि सोडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, सिलीनियम है, ये सारे भी हैं कुछ एलिमेंट्स जो चाहिए होते हैं हायर प्लांट्स को, हर प्लांट्स को नहीं, जो उच्च पादप होते हैं उनको चाहिए होता है इन 17 के अलावा भी, तो आप इनको भी ध्यान में रखिए। तो यहाँ हमसे पूछा है कौन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो देखो सल्फर जो है ये मैक्रो है, ये आंसर नहीं होगा। कैल्शियम भी मैक्रो है, पोटेशियम भी मैक्रो है, जो आयरन है ये है माइक्रो, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये टेबल जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत में प्रतिवर्ती धारा यानी कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट आपूर्ति की आवृत्ति है। इंडिया में जो एसी सप्लाई किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, यही बताना है। करंट देखो दो प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे, डायरेक्ट करंट डीसी दिष्ट धारा जिसमें दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी जिसमें कि दिशा में पीरियोडिकली चेंज आते रहता है, यानी कि दिशा में लगातार परिवर्तन होते रहता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो हो रहा है ना उसका देखो ये हमें वेव प्राप्त होता है, ये तरंग हमें प्राप्त होता है, और जब इस प्रकार का वेव हमें मिलता है तो आप जानते हो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, टाइम पीरियड होती है, ये सारी चीज़ें होती है, हम इन सब की बात करते हैं। तो हमारे इंडिया में जो एसी सप्लाई किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ये अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है, हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 50 बार दोलन हो रहा है, 1 सेकंड में 100 बार जो एसी है, करंट है, जो हमारे घरों तक पहुंच रहा है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है 1 सेकंड में 100 बार। एक दोलन में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है। देखो यहां से यहां एक दोलन हुआ, यहां से यहां एक दोलन हुआ, तो एक बार डायरेक्शन यहां चेंज हुआ, एक बार डायरेक्शन यहां चेंज हुआ। आप जानते हो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 50 बार दोलन किया जा रहा है, 1 सेकंड में 50 बार दोलन किया जा रहा है। एक दोलन में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है, यानी कि 50 दोलन में 100 बार डायरेक्शन चेंज होगा। तो जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जा रहा है वो अपने डायरेक्शन 1 सेकंड में 100 बार चेंज करता है, और ये जो डायरेक्ट करंट है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, एक बार भी अपने डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे टैकीग्लॉसस डैश के बीच एक संयोजक करी है, टैकीग्लॉसस इनमें से किसके बीच एक संयोजक करी है। तो ये लिस्ट मैंने आपको इस सीरीज में कई बार दिखलाया हुआ है, एक बार आप इसको फिर से पढ़िए और रिवाइज कीजिए। अंडे देने वाले स्तनधारी में आपने याद किया था एकिडना, स्पाइनी एंड ईटर, तो एकिडना इसी का एक जीनस है टैकीग्लॉसस। उसके बाद है ऑर्निथोरिंकस डक बिल्ड प्लेटिपस। तो ये जो एकिडना है या फिर बोल दो स्पाइनी एंड ईटर है या टैकीग्लॉसस है या फिर ऑर्निथोरिंकस है, डक बिल्ड प्लेटिपस है, ये सरीसृप और स्तनधारी के बीच संयोजक करी है, यानी अंडे देने वाले जो स्तनधारी है उसी के साथ आप ये याद रख सकते हो कि ये सरीसृप और स्तनधारी के बीच संयोजक करी है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्न समीकरण पर ध्यान दें, हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसमें बताना है कि जल के आवश्यक कण होंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको ये इक्वेशन बैलेंस करना होगा, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है, ये इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए आप जानते हो जो भी तत्व के परमाणु इस लेफ्ट हैंड साइड में टोटल संख्या में प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में भी उस परमाणुओं की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए ध्यान रखें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करें आप, उससे पहले आप बैलेंस करें जो धातु और अधातु दिए हो इन दोनों के अलावा उसे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हमारे पास फास्फोरस है, जो कि यहाँ पर देखो संख्या में 4 है, यहाँ पर एक ही फास्फोरस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 लिख देंगे। जब हमने यहाँ पर 4 लिखा तो अब हमारे पास 4 फास्फोरस है और यहाँ भी 4 फास्फोरस है, तो फास्फोरस बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो अब हाइड्रोजन जो है टोटल संख्या में 12 है, ऑक्सीजन संख्या में टोटल 16 है, यहाँ पर संख्या में टोटल 16 ऑक्सीजन है, 16 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो 10 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए 11 ऑक्सीजन। हमें टोटल कितने चाहिए 16 ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 6 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 10 ऑक्सीजन और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन और तो 16 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर अब बैलेंस हो चुका है, यहाँ भी 16 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 16 ऑक्सीजन है। अब आ जाओ हाइड्रोजन। हाँ, जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो साथ में ये भी देखो फास्फोरस जो हमने बैलेंस किया था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया, ये आपको बार बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पर देखो संख्या में टोटल इधर 12 है, 4 गुने में 3 12, और यहाँ भी देखो संख्या में 6 गुने में 2 12 है, तो हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गया। जब बैलेंस हो गया तो देख लो
इसे 6H2O है, यानी कि जल के आवश्यक 6 कण होंगे। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। समतल दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसके बारे में बताना है कि कौन सही है। देखिए, समतल दर्पण में पहली बात तो आप ये याद रखें कि समतल दर्पण में आप चाहते हैं कि अपना पूरा प्रतिबिंब देखें, तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई है वो होनी चाहिए आपकी ऊंचाई की आधी। मान लीजिए ये जो व्यक्ति है इसकी हाइट है h, तो दर्पण की ऊंचाई चाहिए h/2, कम से कम आधी हाइट की तो चाहिए ही। उसके बाद देखिए, समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के केस में अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो हम उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, इरेक्ट होता है। तो यहाँ देखो आभासी हमारा हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर। साथ में ये भी देखो, प्रतिबिंब उल्टा नहीं है, सीधा है। प्रतिबिंब उल्टा नहीं है, सीधा है। यहाँ भी इंसान का जो मुंडी है वो ऊपर की ओर है, पैर नीचे की ओर है। यहाँ भी मुंडी ऊपर की ओर है, पैर नीचे की ओर है, तो प्रतिबिंब सीधा है। तो इन्वर्टेड बोलना यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब का जो साइज है ये वस्तु के साइज के ही बराबर है। प्रतिबिंब का जो साइज है ये वस्तु के साइज के ही बराबर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मान लो ये अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये व्यक्ति खड़ा है दर्पण से, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो समतल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के साइज का होता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे इंसान खड़ा होता है, व्यक्ति खड़ा होता है। साथ में यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर इस व्यक्ति का ये जो हाथ है ये राइट हैंड है, तो इस दर्पण में जो इस व्यक्ति का हैंड है, हाइट मैंने बोल दिया आई थिंक, ये जो हैंड है ये राइट हैंड है, और यहाँ पर इस दर्पण में जो इस व्यक्ति का हैंड है वो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है। तो समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब में ये होता है कि लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है। तो इसे बोलते हैं लैटरल इन्वर्टेड इमेज, पार्श्व रूप से उल्टा इमेज बनता है। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। ऐसा नहीं होता है कि टॉप वाला बॉटम में, बॉटम वाला टॉप में चला जाता है। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। जैसे यहाँ देखो, ये जो दायां हाथ है इसमें ये बायां हाथ बन चुका है, तो लेफ्ट राइट में चला गया, राइट लेफ्ट में आ गया। इसे हम लैटरल इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। लैटरल इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं, पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर केवल वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है और डिमिनिश नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, वस्तु के साइज का ही होगा। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता है, ये बताना है आपको। इनमें से क्या नहीं होता है एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान। पुराने रासायनिक बंधों का टूटकर नए रासायनिक बंध का बनना, जैसे कि यहाँ H2 है, यहाँ पर O2 है और यहाँ पर बन गया 2H2। तो यहाँ जो उत्पाद हमारे पास वाटर बना है, H2O बना है, ये बनने के लिए पहले क्या हुआ होगा कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूटा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये टूटा होगा, तब जाकर के नए तरीके से ये सारे जो एटम्स है ये कंबाइन किए होंगे, नए बॉन्ड्स बने होंगे, तब जाकर के वाटर का निर्माण हुआ होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा होता है। नए गुणों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। जो उत्पाद का निर्माण होता है, जो उनका गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है जो अभिकारक होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी तुलना में। नए उत्पाद बनाने के लिए एक तत्व के परमाणुओं का दूसरे तत्व के परमाणु में बदलना, ये स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, उत्पाद हमारे पास यहाँ पर वाटर बना है, लेकिन वाटर में भी जो तत्व है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। जो अभिकारक हमारे पास थे उनमें भी जो है तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो ऐसा नहीं होता है कि तत्व के परमाणु में चेंज आता है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा उत्पाद में, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो कार्बन आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। उत्पाद में हमें वही सारे तत्व के परमाणु देखने को मिलते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं अभिकारक के तत्व के परमाणु में। तो ये कहना कि नए उत्पाद बनाने के लिए एक तत्व के परमाणुओं का दूसरे तत्व के परमाणु में बदलना, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है नए उत्पाद बनाने के लिए परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थित होना, बिल्कुल सही है। रीअरेंजमेंट होता है, ये बॉन्ड्स टूटते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, तब जाकर के उत्पाद बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? ये ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। समूह संख्या 17 के तत्व को हम लोग हैलोजन तत्व बोलते हैं, जिसमें कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। जो एस्टेटीन है ये रेडियोधर्मी तत्व है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो आयोडीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो करवाया हुआ है केमिस्ट्री पार्ट 2 में, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जब किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा जाता है, अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? तो देखो, ये आपको ना पूरा अच्छे से ध्यान में रखना होगा, ये पूरा टेबल आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जब वस्तु को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डालते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है ये वक्रता केंद्र से परे बनता है, यानी वक्रता केंद्र के बाद बनता है। ये अवतल दर्पण है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम यहाँ पर डालेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर होगा, सी के परे होगा, इधर की ओर होगा, और ये छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखो,
तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है सिर्फ एक ही केस है जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा और बड़ा बनता है, वो है जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में हो, यानी कि यहाँ पर हो। तब दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि दर्पण में जब पीछे बनता है तभी आभासी होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बाकी हर केस में आपको वास्तविक और उल्टा मिलेगा। तो ये टेबल जो है ये जो टेबल है ये आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे ही। तो सी के बाद हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से असत्य कथन चुने। मैग्नीशियम चांदी जैसी सफेद धातु है, ये स्टेटमेंट सही है। जो मैग्नीशियम है वो सिल्वरी व्हाइट मेटल है। उसके बाद देखो, मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर चमकदार सफेद लौ उत्पन्न होता है, यानी कि डजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जो है मैग्नीशियम जलता है ऑक्सीजन में। तो ये मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन है। जब इसको वायु में जलाया गया तो ऐसे डजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर प्राप्त होता है। मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर प्राप्त होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील यौगिक है। देखो ये दोनों ही जो है, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों ही जल में अघुलनशील होते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। ये देखो, ये है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और यह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब जल में मौजूद होता है, ये दोनों जो है जल में घुलनशील है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर जल में मौजूद है, पानी में है, तो पानी कठोर हो जाता है अस्थायी रूप से। अस्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम का कार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, ये दोनों ही जल में घुलनशील है। तो जो अस्थायी कठोरता है जल के पास, उसे दूर करने के लिए हम पानी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये तो बन करके निकल जाती है। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि जल में नहीं घुलता है, तो वो नीचे तली में बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट ये भी जल में अघुलनशील है, तो ये भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। अधिक खाने से होने वाले अपच के इलाज के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। अधिक खाने से होने वाले अपच के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड का। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। एंटासिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अपच जो है ये एसिड के ज़्यादा बनने के कारण हुआ है। अपच जो यहाँ पर HCl के ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हुआ है, HCl के ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण हुआ है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम क्षार का इस्तेमाल करते हैं। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। जो पहला समीकरण है वो है V = U + AT, जो कि गति और समय के बीच संबंध है। दूसरा जो है ये है S = UT + ½ AT², जो कि स्थिति और समय के बीच है। और जो तीसरा है वो है V² = U² + 2S, जो कि गति और स्थिति के बीच है। तो जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा स्थिति और समय। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है या फिर वैद्युत चुंबकीय नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है। तो पिंड का भार हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे हैं, ये ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। और इसी सीरीज में मैंने आपको ये स्लाइड दिखलाया हुआ था, जहाँ मैंने आपको ये बताया हुआ था कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, टेंशन इन स्ट्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स है, ये सारे जो फोर्स होते हैं इनके पीछे कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहीं से सवाल जो है आपके एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। तो ये पूरा स्लाइड जो है मैंने आपको दिखलाया हुआ था, समझाया हुआ था, तो ये चीज़ आपको याद होगा। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है। 2f1 पर रखा जाएगा। देखिए 2f1 पर रखा जाएगा, 2f1 पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो 2f2 पर होगा। ठीक है, 2f1 पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है 2f2 पर होगा। और जैसा कि आपने देखा था कॉनकेव मिरर में कि जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो वास्तविक और उल्टा होता है, सिर्फ एक ही केस में सीधा और आभासी होता है। वैसे यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है, सिर्फ एक ही केस है जब आभासी और सीधा बनता है, वो भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। वहाँ था ध्रुव और फोकस के बीच, यहाँ ऑप्टिकल और सेंटर के बीच। मतलब जिस तरह का प्रतिबिंब जो है कॉनकेव मिरर में बनता है, सेम जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। लेकिन मिरर के केस में क्या होता है कि जब प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है तो हम उसे आभासी बोलते हैं। यहाँ पर लेंस के पीछे अगर होगा तो उसे हम वास्तविक बोलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ये टेबल जो है आपको ध्यान में रखना होगा। हमसे देखो 2f1 में बोला था तो 2f1 पर ही बनेगा, 2f1 पर ही बनेगा। जो 2f1 है ना, वो समझो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यानी C पर जब प्रतिबिंब होता है तो C पर ही बनता है और वस्तु के आकार का ही बनता है। यहाँ पर ये 2f1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है, यहाँ पर 2f2 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, यानी 2f1 पर रखा तो 2f2 पर ही बना। लेंस के पीछे बना तो ये वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और ये वस्तु के आकार का बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा समान आकार का। ये हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही नहीं है।
न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उसी में एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ये दोनों फोर्सेस आते हैं। तो लिखा है बल एक ही निकाय पर लागू होते हैं। यहाँ जो बल है, यहाँ दो बल है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट का मतलब है, यहाँ देखो फोर्सेस लिखा हुआ है कि जो दो बल है एक ही निकाय पर लागू होते हैं। उसके बाद है बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होते हैं। तो ये दिखने में आसान सवाल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। आंसर यहाँ पर भी टिक मार देते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा विपरीत दिशा में है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि वो एक ही निकाय पर लिखा हुआ है। हर बल जो है वो जोड़े में होता है और अलग अलग वस्तु पर काम करता है और विपरीत दिशा में काम करता है। तो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, हम एक्शन फोर्स लगाते हैं तो हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स काम करता है। सेम मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट डायरेक्शन का होता है। यहाँ पर इतने सारे एग्जांपल से आप देख सकते हो कि दीवार पर धक्का लगाया तो दीवार ने इस हाथ पे धक्का लगाया, हमने जो धक्का लगाया वो एक्शन फोर्स है, ये है रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर देखो अलग अलग, ये एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग निकाय पर यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो किताब जो है, किताब ने इस टेबल पे फोर्स लगाई तो बदले में ये टेबल जो है इस किताब पे फोर्स लगाया। तो एक्शन फोर्स इस टेबल पे काम कर रहा है, रिएक्शन फोर्स इस किताब पे काम कर रहा है। यहाँ देखो धक्का दिया जा रहा है इस बॉक्स को, तो बॉक्स पर धक्का लगाया गया है तो ये बॉक्स भी हाथ पे धक्का लगाएगा। उसके बाद ये सिचुएशन आप फील करो कि आप ऐसे धक्का लगा रहे हो तो आप अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर ठेलते हो, है ना, तो ये जमीन जो है आपको आगे की ओर धक्का लगाती है। तो हर एक्शन फोर्स के लिए एक रिएक्शन फोर्स होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है। और एक्शन रिएक्शन जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करता है, डिफरेंट बॉडीज पे काम करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होते हैं। तो ये हमारा सेट नंबर जो 22 है ये यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए अगला जो वीडियो है वो 28 तारीख को अपलोड होगा, ठीक है, 28 तारीख को अपलोड होगा, यानी कि 25 और 26 को अपलोड नहीं होगा क्योंकि मैं स्टेट से बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ एक फैमिली मेम्बर को लेकर के डॉक्टर के पास। तो 25 और 26 को वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, 28 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये 2 दिन है रिवाइज कीजिए जो भी चैप्टर आपको रिवाइज करना है। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।